वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, हम लोग जो है वो प्लांट एंड वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। प्लांट एंड वाटर रिलेशन इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक्स देखे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से पानी जो है मतलब एसेंट ऑफ सैप, किस तरह से वाटर ट्रांसलोकेट होता है प्लांट बॉडी में। आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द मिनरल्स, वो कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं। एंड देन आफ्टर वी हैव सीन अबाउट द फूड मटेरियल, जो कैसे ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, अब हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में। अब हम ट्रांसपिरेशन से ही जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोमेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। जो भी स्ट्रोमेटा है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग अबाउट सम थ्योरीज या फिर सम कुछ चीजें जो स्ट्रोमेटा से जुड़ी हुई हैं और स्ट्रोमेटा के फंक्शन से जुड़ी हुई है। देन आफ्टर वी विल बी सीइंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, उसके डिसएडवांटेज, और फिर एक पर्टिकुलर कोट जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है, ये बुक में भी है आपके। यहाँ पे आपको बीच में एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज स्ट्रोमा। वो एक पोर है जो स्ट्रोमा है। ठीक है, अब ये जो भी पोर है, इंपॉर्टेंस इस पोर का ही है, लेकिन इस पोर के गार्ड मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को जो गार्ड करता है उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। इसीलिए इस पोर के आजू बाजू के जो सेल्स हैं जो इस पोर के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं, उन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं या गार्ड सेल को जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्सेसरी सेल्स, या फिर उन्हें सबसाइडरी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसाइडरी सेल्स के अलावा यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, हम बारी बारी करके जो तीन मेन एपरेटस हैं किसके, स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है गार्ड सेल। गार्ड सेल्स जो हैं, सबसे पहले गार्ड सेल्स क्या हैं? तो गार्ड सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो छोटे से पोर, जिसे हम स्ट्रोमा पोर कहते हैं, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना। गार्ड सेल्स कैसे हैं? तो गार्ड सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जो भी गार्ड सेल्स हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके शेप के बारे में बात करें तो गार्ड सेल्स आपको दो शेप में नजर आएंगे। आइदर इट मे बी, शेप के बारे में अगर हम बात करें तो आइदर इट मे बी किडनी शेप्ड और डम्बल शेप्ड। किडनी शेप के होते हैं या फिर डम्बल शेप के होते हैं ना। तो ये किडनी शेप और डम्बल शेप के कब होते हैं और कहाँ होते हैं? तो जनरली अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट प्लांट में वो किडनी शेप के होते हैं, while in case of मोनोकॉट ये जो है वो कौन से शेप के होते हैं? डम्बल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, सो जो भी गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स आपको दो शेप में नजर आएंगे, या तो वो किडनी शेप के होते हैं या फिर वो डम्बल शेप के होते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच में एक पोर होता है जिसे हम स्ट्रोमा पोर कहते हैं ना। जो भी गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स अगर हम बात करें तो गार्ड सेल्स में दो लेयर होती है, मतलब इसकी दो कवरिंग होती है। एक है इनर वॉल और दूसरी है आउटर वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनर वॉल होती है, जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है। कैसी होती है? थिक। कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, और इनइलास्टिक होती है। कैसी होती है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर जो है वो कैसी होती है? थिन होती है एंड इलास्टिक नेचर की होती है। कैसी होती है? इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है ना, जब भी यहाँ
एंडोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सेल में उसका नंबर बढ़ते जाता है और वाटर का क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है एज कंपेयर टू द अदर सेल्स। इसकी वजह से जो भी वाटर है इट स्टार्ट एंटरिंग इनटू द गार्ड सेल, जिसकी वजह से जब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस की वजह से जो भी गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेचेस। वो क्या होते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने की वजह से जो भी मतलब टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड होने की वजह से वो फूल जाते हैं, फूलने की वजह से उनके जो वॉल्स हैं वो खिंच जाते हैं और उसकी वजह से जो बीच का पोर है वो विजिबल हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब स्टोमेटास जो हैं वो क्या होते हैं? फुल्ली लोडेड विथ वाटर होते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है? टर्जिड कंडीशन, जिसमें स्टोमेटा क्या है? ओपन है। ठीक है, लेकिन हम अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे, जब यहाँ पे क्या हो जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है, तो जो भी सेल्स हैं, सेल में से जब क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है पानी, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। उसे क्या कहा जाता है? एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस जब किसमें होता है? गार्ड सेल्स में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द सेल विल बिकम फ्लैसिड, जिसकी वजह से जो भी स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी गार्ड सेल्स हैं ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में दूसरे जो हैं ये है स्टोमापोर। दूसरा जो एपरेटस है या स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, वो है स्टोमापोर्स। ना ये जो भी स्टोमापोर्स हैं, अच्छा एक चीज और है कि जो भी गार्ड सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, जिस वजह से यहाँ पे पुअर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज स्टोमापोर्स। स्टोमापोर जैसे कि बताया कि इट इज अ स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग जो गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है, और स्टोमा ओपनिंग अपीयर होगी, विजिबल होगी या नहीं होगी, दैट इज फुल्ली डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, वो गार्ड सेल की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। यही वो पोर है जहां से एक्सेस वाटर जो है वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है। प्लस दिस पोर इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ये पोर जो है वो यूज होता है या इम्पोर्टेंट है। ये सारी प्रोसेस के दौरान जो है वो फोटोसिंथेसिस की, ट्रांसपिरेशन की और रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस कैरी आउट होती है। इसका मतलब स्टोमेटा जो है ये ना सिर्फ ट्रांसपिरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर है, बल्कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होने की वजह से इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, देन इसके बाद में बचता है लास्ट, दैट इज स्टोमापोर हो गया, सॉरी स्टोमापोर हो गया। देन इसके बाद में सबसाइडरी सेल्स। सबसाइडरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स इसीलिए क्योंकि एक्चुअली जो है ये कौन से सेल्स हैं? जो गार्ड सेल्स के आजू बाजू प्रेजेंट है। अब गार्ड सेल्स अगर हम बोले, गार्ड सेल्स, सबसाइडरी सेल्स, ये सभी इपिडर्मल सेल्स हैं। लेकिन ये जो भी इपिडर्मल सेल्स हैं इनमें से अगर हम गार्ड सेल की बात करें तो दे आर मॉडिफाइड इपिडर्मल सेल्स, मतलब इपिडर्मल सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, देन दे आर कन्वर्टेड टू गार्ड सेल्स। ठीक है, उसी तरह से सबसाइडरी सेल्स जो हैं दीज आर द एसेसरी सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द गार्ड सेल्स एंड फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। सो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में आपको तीन मेन एपरेटस दिखाई देंगे। पहला है गार्ड सेल, देन दूसरा जो है दैट इज स्टोमापोर, एंड तीसरा जो है that is accessory cells which are also called as subsidiary cells। ठीक है, then इसके बाद में next is very important activity of opening and closing of stromata। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि opening and closing of stromata में सबसे important रोल होता
है गार्ड सेल्स का। ठीक है ना, गार्ड सेल्स जो है इसमें अगर क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वाटर का ट्रांसलोकेशन और मिनरल का ट्रांसलोकेशन प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है। गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है वो थिक होती है, इनइलास्टिक होती है, इसलिए उसमें पानी नहीं भरता। लेकिन जो आउटर लेयर होती है, जो थिन होती है, वहां पे पानी भर जाता है और वो इलास्टिक नेचर होने की वजह से वो जो वॉल है वो खिंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड सेल्स में जब क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, तो वो क्या बन जा रहे हैं, द सेल विल बिकम टर्जिड। जब सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो ऐसे समय में वो क्या हो जाते हैं, they stretch. Because of stretching, the stoma pore is open. ठीक है, वो स्ट्रेचिंग की वजह से जो पोर है वो वाइड हो जाता है और स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, देन दूसरा, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय में क्या होता है कि जब पानी का एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि हम ये सब जो थ्योरीज हैं वो पढ़ चुके हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी वगैरह, फिजिकल थ्योरी, ये सारी थ्योरी में हमने देखा है कि ज्यादातर जो अपटेक ऑफ वाटर होता है वो डे टाइम में होता है। रात के समय में वाटर अपटेक नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स जो हैं इनमें क्या होने लगता है, एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है। एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से द सेल्स बिकम फ्लैसिड। बिकॉज ऑफ फ्लैसिडिटी जो भी गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग द स्टोमा पोर क्लोजेस। ठीक है, जो स्टोमा पोर है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, तो स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन। ड्यूरिंग नाइट टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो विद द एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, the guard cells are either turgid or flaccid. If the guard cells are turgid, then the stomatas are open. When the guard cells are flaccid, then lack of water, then the stomata will be closed. ठीक है, this is the activity or process of opening and closing of stomata. Now, यहाँ पे opening and closing theory या opening and closing activity of stomata can also be explained by a theory proposed by Stewart in the year 1964. इस theory का नाम है starch sugar interconversion theory. यहाँ पे देखो, according to this theory ये कहा गया है कि डे टाइम में जनरली क्या होता है कि स्टार्च जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुगर में। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर ड्यूरिंग डे टाइम with the help of an enzyme called as phosphorylase enzyme. ये जो भी phosphorylase enzyme है, इसके प्रेजेंस में स्टार्च शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे वजह से वहां पे एंडोऑस्मोसिस होने लगता है, मतलब पानी गार्ड सेल्स में एंट्री करने लगता है और स्टोमेटास जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटास जो है वो खुल जाते हैं। देन इसके बाद में दूसरा, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय में स्टोमेटास बंद रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर जब भी ये कन्वर्शन होता है तो अगेन जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ने की वजह से अब वहां पे क्या होने लगता है, एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटास खुले हुए थे अब वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रात के समय में स्टोमेटास क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और दिन के समय में स्टोमेटास क्या हो जाते हैं, खुल जाते
कन्वर्शन, मतलब समय रहते दिन के समय में स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, व्हाइल एट द नाइट टाइम शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, ये थ्योरी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अगर शुगर सेल में अवेलेबल रहेगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा एंड स्टोमेटास विल बी ओपन, लेकिन अगर स्टार्च इज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च तो एंडोऑस्मोसिस नहीं एक्सोऑस्मोसिस होगा, और इसकी वजह से जो भी स्टोमेटास खुले हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसी चीज को एक्सप्लेन किया है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के थ्रू with the scientist name is Leavitt in the year 1974। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिन के समय में स्टार्च जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट एंड रिलीजेस अ प्रोटॉन। मेलेट के साथ में वो क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो भी प्रोटॉन वो रिलीज कर रहा है, ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मतलब ये सब एक्टिविटी कहाँ हो रही है, गार्ड सेल में। गार्ड सेल में स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट प्लस प्रोटॉन। जो भी प्रोटॉन यहाँ पे तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट बाहर किया जा रहा है। जब प्रोटॉन बाहर जा रहा है तो सबसाइडरी सेल्स में जो है वो बहुत सारे पोटेशियम आयंस होते हैं, इसीलिए उन्हें रिजर्वियर ऑफ पोटेशियम आयन कहा जाता है। कौन से सेल्स, सबसाइडरी सेल्स। तो ये जो भी सबसाइडरी सेल्स है बाहर, इसके आजू बाजू जो सबसाइडरी सेल्स होते हैं वो इस पोटेशियम आयन को कहाँ पे इंपोर्ट करने लगते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर अलोंग विथ क्लोराइड आयन। ये होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी के साथ में पोटेशियम और क्लोराइड आयन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री करने लगते हैं। मतलब वहां पे कौन सी प्रोसेस होने लगती है, एंडोऑस्मोसिस की, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं और जो भी स्टोमा पोर है वो ओपन हो जाता है। लेकिन उल्टा ड्यूरिंग नाइट टाइम this malic acid is not produced, it is converted into abscisic acid। abscisic acid के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से abscisic acid जो है वो पोटेशियम और क्लोराइड आयन को गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री नहीं देता। the entry is closed। ठीक है, it do not allow potassium and chloride ion to get enter into guard cell, जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है, और एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से जो भी गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे स्टोमेटा ओपन होता है और कैसे स्टोमेटा क्लोज होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बताया है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोसिस के थ्रू स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं। दूसरे में बताया गया है कि स्टार्च और शुगर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा जो है वो कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। और तीसरे में बताया गया है कि प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू रहेगा या बंद रहेगा, उसके हिसाब से स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। इन दिस केस ड्यूरिंग नाइट कोई प्रोटॉन तैयार नहीं हो रहा, इसीलिए प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा तो पोटेशियम और क्लोराइड आयन अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो हम जो है वो अभी इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है एक प्लांट के लाइफ में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इट रिमूव्स द एक्सेस वाटर। जितना पानी रूट एब्जॉर्ब करके लाती है उसमें से जितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बचा हुआ जो एक्सेस वाटर है, जरूरत से ज्यादा पानी है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेट होता है, प्लांट से बाहर चला जाता है। ठीक है, नहीं, इसके अलावा जब ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो जैसे हमने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पढ़ी है या कोहेजन टेंशन थ्योरी पढ़ी,
उसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वहां पे एक पुलिंग फोर्स तैयार होती है, जिसकी वजह से पैसिवली बिना किसी एनर्जी मॉलिक्यूल के मदद के जो भी ट्रांसपोर्ट है वाटर का उसके साथ में मिनरल का, वो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। इसके अलावा जो भी स्टोमेटा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोमेटा एक छोटा सा पोर है। ये पोर ना सिर्फ ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैरी आउट होती है, प्लस सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन या जो भी गैसेस रिक्वायर्ड हैं वो इसी स्टोमेटा से अंदर आती है, बाहर जाती है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है विच टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमल ओपनिंग, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सेल की टर्जिडिटी को भी ये मेंटेन रखता है, क्योंकि स्टोमेटा खुला रहेगा मतलब सेल्स टर्जिड है, फुल ऑफ वाटर है, और वो फुल ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जितना वाटर पुल किया जाएगा उतने सेल्स क्या रहेंगे, टर्जिड रहेंगे। देन लास्टली, रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ लीफ। जैसे जैसे पानी जो है वो ऊपर इवेपोरेट होता है तो लीफ तक पानी पहुंचता है, जिसकी वजह से लीफ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है, कूल रहता है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है ट्रांसपिरेशन का? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन मतलब जितना ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा वहां पे विल्टिंग होगा। विल्टिंग का मतलब होता है जो भी पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं, क्योंकि प्लांट के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर या एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से विल्टिंग होता है, एंड विल्टिंग का मतलब होता है एजिंग ऑफ लीव्स या फिर लीव्स का सिकुड़ जाना और झड़ जाना। इंजुरी और डेथ, प्लांट के किसी पार्ट को इंजुरी भी हो सकती है या फिर पूरा के पूरे प्लांट की डेथ भी हो सकती है अगर एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है तो ये बहुत ही डेंजरस डिसएडवांटेजेस हैं ट्रांसपिरेशन के ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ डिस्कस करना है विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो है ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ये जो कोट है ये जिन्होंने दिया है उनका नाम है कर्टिस, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन द ईयर 1926। अकॉर्डिंग टू कर्टिस ये एक ऐसा इविल है मतलब खतरनाक चीज है जो प्लांट के लाइफ को अफेक्ट करती है, बट स्टिल इट इज नेसेसरी। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एक्सेस वाटर का लॉस नहीं होगा, प्लस दूसरी चीज ये है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल या जो हम एसेंट ऑफ सैप कह रहे हैं वो कैरी आउट होता है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। प्लस ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा ओपन होते हैं और इन ओपन स्टोमेटा की मदद से जो भी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन, which totally affect the productivity of the plant। अगर फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट में नहीं होगी तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी रेट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसीलिए ट्रांसपिरेशन जो है नो डाउट इसकी वजह से प्लांट के लाइफ के ऊपर बहुत सारे बोल सकते हैं हम खतरे भी होते हैं, मतलब प्लांट का लाइफ जो है उस पे असर होता है, लेकिन प्लस ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है विच शुड बी कैरिड आउट इन अ प्लांट फॉर गैसियस एक्सचेंज फॉर एसेंट ऑफ सैप। Gaseous exchange is directly related to photosynthesis and respiration, which are the important process which are related to the productivity of the plant. If the plant will not produce the enough quantity of food, then the plant life will not survive. इसीलिए exchange of gases और ट्रांसपिरेशन या एसेंट ऑफ सैप ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। इसीलिए कर्टिस नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल। ये एक ऐसा इवल है जिसे होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन
जरूरत से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होना नहीं चाहिए, इसलिए प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई भी किया है। सो इन दिस वे वी आर एंडिंग द चैप्टर। यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था आज का जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में विल बी रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवीजन के थ्रू हम पूरा टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद में विल बी स्टार्टिंग विद अवर न्यू चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।